सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यानी कि 1 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में 2025-26 का डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी इसे किसने जीत लिया है? तो आंसर होगा मणिपुर ने। डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी की हम बात कर रहे हैं, इसे जूनियर लड़कों की राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप भी कहते हैं। अभी 2025-26 का जो संस्करण हुआ फाइनल, ये पंजाब में हुआ था। पंजाब के अमृतसर स्थित गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जीत लिया मणिपुर ने। मणिपुर ने तीसरी बार ये खिताब जीता है। मणिपुर का ये तीसरा टाइटल है और इन्होंने हराया है पश्चिम बंगाल को। ये जो डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी है 15 साल से कम उम्र के लड़कों के लिए है। बात करें इसी ट्रॉफी की, जिसकी स्थापना 1962 में होती है। किसके द्वारा? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा। इसे जूनियर बॉयज नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप के नाम से भी जानते हैं। और इस ट्रॉफी का जो नाम है ये स्वतंत्रता सेनानी और पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय के नाम पर डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी भी कहते हैं। शुरुआत में ये 19 साल से कम उम्र के लड़कों के लिए थी, लेकिन फिर 2023-24 सत्र से इसे 15 साल से कम उम्र के लड़कों के लिए कर दिया गया। और अभी याद रखना, इसको जीत लिया है मणिपुर ने। तो दो तरह के प्रश्न बन जाएंगे कि भैया डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से है। और अभी इसका लेटेस्ट एडिशन जो हुआ 2025-26 वाला, उसको किसने जीत लिया? मणिपुर ने जीत लिया। किसे हरा करके? पश्चिम बंगाल को हरा करके। फाइनल कहां पे हुआ? पंजाब में हुआ। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखना। अब फुटबॉल से ही संबंधित 2025 के जो इंपॉर्टेंट चैंपियनशिप वगैरह हुई है, जो भी प्रश्न बने फुटबॉल से, वो मैं आपको इंपॉर्टेंट रिवाइज करवाता हूं, देखना ध्यान से। जैसे कि अगर पूछेंगे अभी यूईएफए मेंस चैंपियंस लीग 2025 जो हुआ था, जर्मनी ने उसको जीता। पेरिस सेंट जर्मेन ने इंटर मिलान को हरा के। यूईएफए वुमेन्स चैंपियंस लीग 2025 अभी लिस्बन पुर्तगाल में हुआ, उसको आर्सेनल ने जीता। और किसे हराया? बार्सिलोना फुटबॉल क्लब को। ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए ग्लोबल एम्बेसडर बनाया क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। और ये होगा कहाँ पे? रियाद, सऊदी अरब में। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 ये हुआ भी अरुणाचल प्रदेश के यूपिया में। भारत ने जीता, बांग्लादेश को हराया। डेविड बैकम को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 अभी अमेरिका में हो चुका है ये। और अभी इसको जीता किसने? चेल्सी फुटबॉल क्लब ने पेरिस सेंट जर्मेन को हरा करके। उसके अलावा डूरंड कप 2025 चल रहा है, 134वां संस्करण 5 राज्यों में आयोजित किया जा रहा है। पहली बार इंडोनेशियाई सेना की टीम इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है। 18वां गोल्ड कप टाइटल ये अभी हुआ था कनाडा और अमेरिका में। मैक्सिको ने जीत लिया अमेरिका को हरा के। 2026 में जो एएफसी महिला एशियन कप फुटबॉल प्रतियोगिता है वो ऑस्ट्रेलिया में होगी। उसके अलावा एक अदिति चौहान का नाम याद रखना, भारतीय महिला फुटबॉल टीम की गोलकीपर थी, अभी संन्यास ले लिया। और अभी हमने पढ़ा था 14वां यूईएफए वुमेन्स यूरो कप 2025 ये स्विट्जरलैंड में हुआ था, उसको इंग्लैंड ने जीत लिया स्पेन को हरा करके। ठीक है, तो फुटबॉल से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने आपको रिवाइज कराया, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा दिव्य दृष्टि अभ्यास का आयोजन कहां पर किया गया? तो आंसर होगा सिक्किम में। तो अभी इंडियन आर्मी ने सिक्किम के ईस्ट में दिव्य शक्ति अभ्यास का आयोजन किया। यह एक्सरसाइज हाई एल्टीट्यूड एरिया में एआई आधारित टेक्नोलॉजीज को टेस्ट करने के लिए की गई। ये एक्सरसाइज इंडियन आर्मी की त्रिशक्ति कॉर्प्स के द्वारा की गई, इसका आयोजन किया गया। नाम है दिव्य दृष्टि अभ्यास। अच्छा, अभी अभ्यास यानी कि मिलिट्री एक्सरसाइज से संबंधित 2025 की सारे प्रश्न मैंने आपको कल ही रिवाइज कराए थे। तो आज एक काम करता हूं, मैं आपको सिक्किम लेकर के चलता हूं, क्योंकि ये सिक्किम में हुआ। तो ये रहा मैप में सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल गंगटोक हो गई है। मुख्यमंत्री हैं पीएस गोले या प्रेम सिंह तमांग बोल दो। गवर्नर है ओम प्रकाश माथुर। अब कुछ प्रश्न करंट अफेयर्स के सिक्किम से मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। अभी सिक्किम के प्रधानमंत्री श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल को राष्ट्रीय ग्रीन स्कूल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इंस्पायर कार्यक्रम यहाँ पे शुरू हुआ था वर्ल्ड बैंक के सहयोग से। पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बना था सिक्किम। अम्मा और बहिनी योजना यहाँ शुरू हुई। नाथुला दर्रा, जिलेपला दर्रा, कंचनजंगा नेशनल पार्क आपको यहाँ मिल जाएगा। कागयेद नृत्य महोत्सव मनाया गया यहाँ पे, ये प्रश्न एग्जाम में आ भी चुका है। ये दिसंबर में मनाया जाता है। तामुल लोसार महोत्सव ये भी यहीं पे मनाया जाता है। यहाँ पे रहने वाली गुरंग समुदाय के द्वारा इसे मनाया जाता है। इसे भारत में तो सिक्किम में और नेपाल में मनाते हैं। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। पहली बार किस राज्य ने राज्य में आने वाले पर्यटकों पर प्रति व्यक्ति 50 रुपए का शुल्क लगाया? तो आंसर होगा सिक्किम। और पूछे कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन का उद्घाटन कहां पर किया था? रंगपो में। ठीक है, तो ये प्रश्न सिक्किम से याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि भारत की पहली निजी यानी कि प्राइवेट एआई यूनिवर्सिटी कहां पर लॉन्च की गई? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो अभी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, अभी उन्होंने उत्तर प्रदेश के उन्नाव में
भारत की पहली प्राइवेट एआई यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया है। वैसे इसे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के द्वारा शुरू किया गया और इसे उत्तर प्रदेश की एआई प्रयाग स्कीम के तहत शुरू किया गया है। तो इस यूनिवर्सिटी में अच्छा, ये एआई प्रयाग स्कीम है क्या? इसे उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया था कब? मई 2025 में ही। उद्देश्य था 10 लाख लोगों को एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स और साइबर सिक्योरिटी में ट्रेन करना। अब देखो, एआई की बात है। एआई से बहुत सारे प्रश्न अभी मैंने आपको 2-3 दिन पहले ही रिवाइज कराए थे, जब मैंने आपको बताया था एआई के गॉडफादर कहा जाता है जेफरी हिंटन, याद आया? अब यहाँ पे आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज जो न्यूज में रही है वो रिवाइज कराता हूँ। एक याद रखना, भारत का पहला वन विश्वविद्यालय फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी आपको मिलेगा तेलंगाना में। भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय खुला अमेरिका में। पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन में जो विश्व भारती विश्वविद्यालय है, इसे यूनेस्को ने अमूर्त स्मारक का टैग दिया। ये दुनिया में पहली बार है जब किसी मूर्त स्मारक को ये सम्मान मिला। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर बनी नईमा खातून। पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय आपको मिलेगा झारखंड के रांची में। ऑस्ट्रेलिया में जो मोनाश विश्वविद्यालय है, उसने जेनासिस बायोनिक विजन सिस्टम का अनावरण किया था, जो कि एक तरह की बायोनिक आंख है। महाराष्ट्र ने किस शहर में जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की? नासिक में। महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर रतन टाटा जी के नाम पे हो गया। और भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी बनेगी महाराष्ट्र में। और जो आज हमने प्रश्न पढ़ा है वो है भारत की पहली प्राइवेट एआई यूनिवर्सिटी जो लॉन्च की गई उत्तर प्रदेश में। और एनआईटी यूनिवर्सिटी के चांसलर बने अमिताभ कांत, ये आपको अलवर राजस्थान में मिल जाएगी। और देश का भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान ये कहाँ पर शुरू होगा? मुंबई में। ठीक है, तो ये सब यूनिवर्सिटीज न्यूज में थी, किसी न किसी कारण से ध्यान में रखें आप। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में लॉन्च पुलिसिंग एंड क्राइम ट्रेंड्स इन इंडिया, इस बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा दिनेश कुमार गुप्ता ने। तो बुक का नाम है पुलिसिंग एंड क्राइम ट्रेंड्स इन इंडिया। इसके लेखक है दिनेश कुमार गुप्ता और इस बुक को लॉन्च किया हर्ष मल्होत्रा ने, जो कि कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री है। तो इस किताब में भारत में पुलिस और उसके इतिहास के बारे में बताया गया है। ये जो लेखक है ना दिनेश कुमार गुप्ता, ये खुद एक आईपीएस अधिकारी है। आपको बता दूं, उन्हें यूनाइटेड नेशन मिशन के लिए यूनाइटेड नेशन मेडल से भी सम्मानित किया जा चुका है और उन्हीं ने ये बुक लिखी है। अब बुक एंड ऑथर वाला प्रश्न है, चलो 2025 की बिल्कुल लेटेस्ट कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स में आपको रिवाइज कराऊं। एक बुक आई थी इंदिरा गांधी एंड द ईयर दैट ट्रांसफॉर्म इंडिया, इसको लिखा श्रीनाथ राघवन ने। द वुमेन वू रेन एम्स, द मेमोयर ऑफ अ मेडिकल पायोनियर को लिखा डॉक्टर स्नेह भार्गव। रेडी, रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट को लिखा जनरल अनिल चौहान ने। द डायरी ऑफ क्रिकेटर्स वाइफ को लिखा पूजा पुजारा ने। कश्मीर इंसर्जेंसी, डीकंस्ट्रक्टिंग द स्टेट रिस्पॉन्स रिविजिटिंग 1989 टू 90, योगिंदर कंधारी ने लिखा। मोदी नीति शास्त्र, द वर्ल्ड्स हिज ऑयस्टर को लिखा आदिश अग्रवाल ने। डिफरेंट स्ट्रोक 1998 से 2014 तक, इसको लिखा ए.के. भट्टाचार्य ने। वुमेन लाइफ फ्रीडम को लिखा चौरा मकरमी ने। मैं बूंद स्वयं खुद सागर हूँ, आशुतोष अग्निहोत्री। विंग्स टू अवर होप्स वॉल्यूम 2, राष्ट्रपति जी के भाषणों का कलेक्शन है इसमें। द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर इन इंडिया, राम माधव ने लिखा। शिखर धवन की ऑटोबायोग्राफी आई है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड, इसको लिखा प्रेम प्रकाश ने। ठीक है, 13 बुक्स हमने यहाँ पे रिवाइज की, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में किस राज्य ने अभी एमएस स्वामीनाथन की जयंती को सतत कृषि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। इनकी जयंती किस दिन होती? 7 अगस्त को। तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है कि 7 अगस्त को भारत रत्न डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन जी की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में उनकी जयंती को यानी कि 7 अगस्त को सतत कृषि दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और ये निर्णय भारतीय कृषि में इस महान वैज्ञानिक के अग्रणी योगदान, विशेष रूप से गेहूं और चावल के उत्पादन को बढ़ावा देने में जो उनकी भूमिका रही है, उसको मान्यता देने के लिए ऐसा किया जा रहा है। क्योंकि इसी कारण से भारत में हरित क्रांति आई थी। उन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है भारत में, आपको पता है। अच्छा चलो, एक प्रश्न यहाँ पे मैं आपसे पूछ लेता हूँ। आप बताओ, विश्व में हरित क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है? ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न हो गया। और इसके अलावा एक और पॉइंट आप नोट करना कि अभी महाराष्ट्र सरकार ने ही कहा है कि महाराष्ट्र में जितनी भी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज हैं, कृषि विश्वविद्यालय हैं, वहां पर डॉक्टर स्वामीनाथन बायो हैप्पीनेस सेंटर भी ओपन किए जाएंगे। एमएस स्वामीनाथन जी को आपको याद होगा 2024 में ही भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न भी दिया गया था। और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने उन्हें आर्थिक पारिस्थितिकी का
जनक भी कहा है, फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी। और इनका जन्म ये 7 अगस्त 1925 में हुआ था। कहाँ पे? तमिलनाडु में हुआ था। और 1925 में हुआ था, अभी क्या चल रहा है? 2025। तो पूरे 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा। और एक पॉइंट याद रखना, MS स्वामीनाथन जी ने ही MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लागत का 1.5 गुना करने की सिफारिश की थी। और जो पहला विश्व खाद्य पुरस्कार है वो इन्हीं को मिला था, MS स्वामीनाथन जी को ही। कब? 1987 में। कौन देता है? फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अब यहीं से एक करंट अफेयर्स का प्रश्न बन जाएगा कि 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्राइज किसे दिया गया? ये भी आपके लिए होमवर्क प्रश्न रहेगा। हिंट में आपको दे देता हूं, ब्राजील से है वो, उन्हीं को ये पुरस्कार मिला था। नाम आपको बताना है। अच्छा, वैसे 7 अगस्त को 2 दिवस और मनाते हैं हम। एक तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, नेशनल हैंडलूम डे, और दूसरा जो आप सभी लोग जानते हैं भाला फेंक दिवस के रूप में मनाते हैं। अच्छा, ऊपर मैंने एक प्रश्न आपसे पूछा था, विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है। ये जरूर ध्यान में रखना, ठीक है? इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में बाघ घनत्व के मामले में दुनिया में पहला स्थान किसने हासिल किया? तो आंसर होगा बांदीपुर टाइगर रिजर्व। तो अभी आपको बताएं, अभी अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस, इंटरनेशनल टाइगर डे हमने मनाया था 29 जुलाई को। तो उसी मौके पर एक रिपोर्ट जारी की गई और उस रिपोर्ट में बताया कि विश्व में सर्वाधिक बाघ घनत्व वाला जो टाइगर रिजर्व है, बाघ घनत्व मतलब टाइगर डेंसिटी, वो सबसे ज्यादा कहां पर है? तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व में है। और ये टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है। याद रखना, ये आपका स्टैटिक भी बन सकता है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहां पर है? कर्नाटक में है। एग्जामिनर ये करंट अफेयर से ही स्टैटिक बनाता है। तो यहाँ पे जो टाइगर डेंसिटी है वो बताई गई है, प्रति 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 19.83 टाइगर हैं। उसके बाद दूसरे स्थान पे जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है जो उत्तराखंड में है। यहाँ पे टाइगर डेंसिटी कितनी है? 19.56। और तीसरे स्थान पे काजीरंगा टाइगर रिजर्व को रखा है जो असम में है। यहाँ पे टाइगर डेंसिटी है 18.65। ठीक है, तो ये डेटा जरूर याद में रखना। टाइगर से संबंधित अभी जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे मैंने आपको कल ही रिवाइज कराए थे, कल परसों ही। एक तो 29 जुलाई को वर्ल्ड टाइगर डे मनाते हैं। भारत में वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व है? 58 है। 58 नंबर का लेटेस्ट है माधव टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश में है। और सबसे पहला था जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो उत्तराखंड में है, 1973 में बना था। और भारत में सबसे ज्यादा टाइगर ही आपको मध्य प्रदेश में मिलेंगे। कितने? 785 है। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था? 1973 में। ठीक है, ये सब फैक्ट्स भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में किस देश के यंताई पेंगलाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को वर्ष 2025 का प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार मिला? तो सही उत्तर होगा ये चाइना का है। अभी चाइना के ही यंताई पेंगलाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2025 का प्रिक्स वर्सेल्स अवार्ड मिला है। ये जो पुरस्कार है ये वास्तुकला और डिजाइन के क्षेत्र में जो बेस्ट एयरपोर्ट होते हैं उसको दिया जाता है। मतलब विश्व के सबसे सुंदर एयरपोर्ट का ये अवार्ड है, आप कह सकते हो। विश्व के सबसे सुंदर एयरपोर्ट को ये अवार्ड दिया जाता है। ज्यादातर टाइम ये अवार्ड सिंगापुर का जो चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसी को मिलता है, लेकिन इस बार ये चाइना के इस एयरपोर्ट को मिला है, तो आपको याद रखना है। और कौन देता है ये अवार्ड? यूनेस्को देता है, 2015 से दे रहा है। अब एयरपोर्ट वाला प्रश्न है, एयरपोर्ट से ही संबंधित कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आज आपको रिवाइज कराता हूँ। एक याद रखना भी, एयर इंडिया एक्सप्रेस के नए चेयरमैन कौन बने थे? निपुण अग्रवाल बने थे। और एशिया में लेवल 5 कार्बन मान्यता प्राप्त करने वाला पहला एयरपोर्ट ये केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना था जो आपको मिलेगा बेंगलुरु में। केंद्रीय मंत्री जो एविएशन मंत्री हैं, नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू हैं। अभी इन्होंने उड़ीसा के पुरी में और कोटा राजस्थान में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के लिए मंजूरी दे दी है। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की 81वीं बैठक अभी नई दिल्ली में हुई। और याद रखना, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का मुख्यालय कहां पर है? मॉन्ट्रियल कनाडा में। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड 2025 में टॉप 3 लो कोस्ट एयरलाइन किसे किसे बताया? पहले स्थान पे एयर एशिया को मलेशिया की है, फिर दूसरे पे स्कूट को सिंगापुर की, और तीसरे पे इंडिगो ये भारत की है। अभी पीएम मोदी ने तुतिकोरिन एयरपोर्ट जो तमिलनाडु में है वहीं से वन एयरपोर्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव को भी शुरू किया है। ये हमने कल ही पढ़ा था प्रश्न, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में विश्व मानव तस्करी विरोध दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 30 जुलाई को। तो हर साल 30 जुलाई को विश्व मानव तस्करी विरोध दिवस, वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्संस के रूप में मनाया जाता है। और ये दिन ह्यूमन ट्रैफिकिंग का विरोध करने के लिए और उसके खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। पहली बार इसे 30 जुलाई 2014 को मनाया गया था। थीम भी है ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज ऑर्गेनाइज्ड
क्राइम एंड द एक्सप्लॉयटेशन। और मैंने आपको कल ही कहा था कि आज मैं आपको जुलाई के सारे इंपॉर्टेंट डेज एक साथ रिवाइज करा दूंगा। तो देखो फिर एक बार बिल्कुल ध्यान से सुनना। अभी हमारा अगस्त महीना शुरू हो चुका है और आज मैं आपको जुलाई के सारे इंपॉर्टेंट डेज एक बार रिवाइज करवा रहा हूं, तो बिल्कुल ध्यान से सुन लो। आखिरी बार जुलाई का रिवीजन हो रहा है। 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर डे, जीएसटी डे और राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस। 5 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जो कि जुलाई के पहले शनिवार को होता है। 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस। 6 जुलाई को विश्व ग्रामीण विकास दिवस। 10 जुलाई को वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य कृषि दिवस। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। 15 जुलाई विश्व युवा कौशल दिवस। 17 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 20 जुलाई विश्व शतरंज दिवस। 20 जुलाई इंटरनेशनल मून डे। 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस और 22 जुलाई को ही विश्व मस्तिष्क स्वास्थ्य दिवस। 24 जुलाई को इनकम टैक्स डे। 25 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक कल्याण दिवस और 26 जुलाई को वर्ल्ड मैंग्रोव्स डे और कारगिल विजय दिवस भी था। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस। 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस इंटरनेशनल टाइगर डे के रूप में मनाया और 30 जुलाई को विश्व मानव तस्करी विरोध दिवस के रूप में। तो ये जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट डेज है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में किस देश ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों को हानिकारक ऑनलाइन सामग्री से बचाने के लिए अभी YouTube पर प्रतिबंध लगा दिया? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। तो अभी ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चे अब YouTube अकाउंट नहीं बना पाएंगे। आपको याद हो तो पिछले साल ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन कर दिया था। इसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म शामिल थे। तब यूट्यूब को इसमें शामिल नहीं किया गया था, उसे इस कानून से छूट दी गई थी और ऑस्ट्रेलिया ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश भी बना था। ये हमने पिछले साल पढ़ा था। लेकिन अभी ऑस्ट्रेलिया ने यूट्यूब को भी उसमें शामिल कर लिया और कह दिया कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे अब YouTube अकाउंट नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ पे एग्जाम में दो तरह से प्रश्न बन सकता है। ये पूछ सकते हैं वो कौन सा देश है ऐसा करने वाला, तो ऑस्ट्रेलिया आंसर कर देना, या आपसे उम्र पूछी जा सकती है किस वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को या यूट्यूब को बैन कर दिया अभी ऑस्ट्रेलिया ने। तो 16 साल उम्र याद रखना। अब बात ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया लेकर के चलते हैं आपको। ये रहा मैप में ऑस्ट्रेलिया। देखो कैपिटल इसकी कैनबेरा होती है, करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और ग्रेट बैरियर रीफ ये आपको यहीं पर मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में, जो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। अच्छा, ये आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया और यहीं पे आपको नीचे ही ऑस्ट्रेलिया का ही एक प्रांत है तस्मानिया। और ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में कौन सी जल संधि है? बॉस जल संधि है, ये ध्यान रखना। और इसी तरह से ऊपर देखोगे आप, ये पापुआ न्यू गिनी और ये ऑस्ट्रेलिया के बीच में कौन सी जल संधि है? तो टॉरस की जल संधि है, ये भी याद रखना। ये यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ आपको दिख ही रहा है और यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है जिसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहते हैं। और इसी में यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी है जिसको माउंट कोजियस्को कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट कोजियस्को। और ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान है उनको डाउन्स घास के मैदान कहते हैं। यहाँ पे आपको मरुस्थल बोलोगे, गिब्सन मरुस्थल मिल जाएगा, सिम्पसन मिल जाएगा, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल आपको मिल जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में जो चक्रवात आता है उसको क्या कहा जाता है? विली विलीज कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान में रखना। और इसी साल हमने देखा था अल्फ्रेड तूफान, ये ऑस्ट्रेलिया में आया था और तालिस्मान साब्र अभ्यास का आयोजन ऑस्ट्रेलिया ने किया था। 11वां एडिशन था। मल्टीलेटरल एक्सरसाइज बहुत सारे देशों ने हिस्सा लिया, भारत ने भी लिया था। कहाँ पे हुआ था? ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी में। और अभी तीसरा आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जो कि लॉर्ड्स लंदन में हुआ था, उसमें साउथ अफ्रीका विजेता रहा, ऑस्ट्रेलिया को हराया था। तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे अभी हाल ही में मेघनाथ जगदीश चंद्र देसाई का निधन हो गया। वे क्या थे? अर्थशास्त्री। तो प्रख्यात अर्थशास्त्री और यूके के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य मेघनाथ जगदीश चंद्र देसाई का अभी यूके में निधन हो गया। वे 85 वर्ष के थे। वे एक भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक थे। उनका जन्म 1940 में भारत में हुआ था, गुजरात के वडोदरा में। और उन्हें 1991 में लेबर पार्टी के द्वारा यूके के हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य नियुक्त किया गया था। वे ब्रिटिश संसद के उच्च सदन में नियुक्त होने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति हैं और अभी उनका निधन हो गया। उन्होंने कई सारी पुस्तकें लिखी है जिसमें से एक फेमस बुक है द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। मेघनाथ देसाई था इनका नाम, निधन हो गया। तो ध्यान रखना ये। बाकी ये थे आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ में अपने स्टडी ग्रुप में वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करना। बाकी डेली इनकी प्रैक्टिस के लिए क्विज बनाई जाती है। कहां पर अपनी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे डेली मॉर्निंग में इसकी क्विज बना दी जाती है। तो प्रैक्टिस जरूर करा करें सेशन देखने के बाद में, और बीच बीच में प्रैक्टिस आप करते रहें क्योंकि एग्जाम टाइम
तक अगर आप इनका रिवीजन नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो ये प्रश्न आप भूल जाओगे। तो उसके लिए बहुत जरूरी है रिवीजन के लिए। बाकी पीडीएफ आपको मिली जाती है टेलीग्राम पे। टेलीग्राम और एप्लीकेशन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वैसे एप्लीकेशन को डायरेक्ट आप गूगल प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था एसएसबी के महानिदेशक कौन बने? संजय सिंघल। फिर पूछा भारतीय सेना ने उच्च तकनीक वाला अभ्यास ड्रोन प्रहार इसका आयोजन किया अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य ने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक कर दिया? झारखंड। 30 जुलाई 2025 को निसार उपग्रह को किसने लॉन्च किया? भारत। विश्व बाघ दिवस मनाया गया 29 जुलाई को। डीआरडीओ ने प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण ये कहां पर किया? उड़ीसा। और भारत की वन एयरपोर्ट वन प्रोडक्ट पहल ये कहां पर लॉन्च की गई? तूतीकोरिन एयरपोर्ट तमिलनाडु में है। बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप का उद्घाटन अभी किया गया बिहार में। और भारत के पहले हिंदी माध्यम के एमबीबीएस कॉलेज को किसने शुरू करने की घोषणा की? मध्य प्रदेश। और आखिरी प्रश्न था हॉकी इंडिया की 15वीं राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन किया गया तमिलनाडु में, तमिलनाडु के महाबलीपुरम में। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था वंदना कटारिया ने संन्यास ले लिया, उनका संबंध किस खेल से है? तो आंसर होगा हॉकी। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का होमवर्क प्रश्न।